students, in this video we'll discuss chapter number 1, representation of geographical features. Students, in this chapter will learn about contour lines and their uses. contour lines क्या होती हैं, उनके uses क्या है वो पढ़ेंगे हम. फिर हम लोग काउंटर्स के थ्रू लैंडफॉर्म्स को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स थ्रू कॉन्टोर्स. फिर हम देखेंगे सेटलमेंट्स के डिफरेंट पैटर्न्स को. अलग अलग जगह पे लोग रहते हैं तो उनके डिफरेंट पैटर्न्स को हम लोग पढ़ेंगे. देन फिर हम लोग टोपोग्राफिकल शीट्स का इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, एनालिसिस कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे इस चैप्टर में. अब हम टोपोग्राफी की बात करें तो टोपोग्राफी क्या इंडिकेट करती है, तो टोपोग्राफी इंडिकेट करती है रिलीफ फीचर्स को. रिलीफ फीचर्स क्या होते हैं बेटा? रिलीफ फीचर्स होते हैं माउंटेन्स, हिल्स, रिजेस, वैली, कोस्टल प्लेन, इन सबको हम क्या बोलते हैं? रिलीफ फीचर. और इन्हें इंडिकेट कौन करता है? टोपोग्राफी. अब बेटा जो टोपोग्राफिकल मैप्स होते हैं वो कंबाइन कर लेते हैं. किन किन को कंबाइन कर लेते हैं? जो नेचुरल फीचर्स अवेलेबल है अर्थ के ऊपर उनको भी, और जो ह्यूमन मेड फीचर्स हैं उनको भी. ठीक हुई बात. ऑन अ सिंगल शीट, एक ही शीट पे आपको कन्वेंशनल सिंबल्स की हेल्प से, कलर्स की हेल्प से, कन्वेंशनल सिंबल्स की हेल्प से और कलर्स की हेल्प से आपको एक सिंगल शीट पे जब नेचुरल फीचर्स भी मिल जाए, ह्यूमन मेड फीचर्स भी मिल जाएं, तो यही दिखाना किसका काम है? टोपोग्राफिकल मैप्स का. ठीक है बात. तो टोपोग्राफिकल मैप किस किस को कंबाइन कर लेते हैं बेटा? नेचुरल फीचर्स को भी कंबाइन कर लेते हैं और ह्यूमन मेड फीचर्स को भी कंबाइन कर लेते हैं. वो भी कहाँ पर? एक सिंगल शीट पे. किस किस की हेल्प से? कलर्स और कन्वेंशनल सिंबल्स की हेल्प से. जैसे ब्लू कलर यूज होगा वाटर के लिए, वैसे ही ये सिंबल यूज होगा टेम्पल्स के लिए. ठीक है बात. तो कन्वेंशनल सिंबल्स में ये, कलर्स में ब्लू हमने बता दिया. इंडिया में जो टोपोग्राफिकल मैप्स हैं या शीट्स हैं उन्हें प्रोड्यूस करता है सर्वे ऑफ इंडिया. कौन प्रोड्यूस करता है बच्चा टोपोग्राफिकल मैप्स को इंडिया में? सर्वे ऑफ इंडिया. इन इंडिया टोपोग्राफिकल मैप्स और शीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सर्वे ऑफ इंडिया. ये जो मैप्स हैं बच्चा, ये इम्पॉर्टेंट टूल है किसके लिए? जोग्राफर्स के लिए. ठीक है. हु इंटेंड टू मेक इन डेप्थ स्टडी ऑफ द रीजन. किसी पर्टिकुलर जोग्राफर को किसी पर्टिकुलर रीजन की या किसी पर्टिकुलर मिनरल की बहुत डेप्थ स्टडी करना हो, किसी माउंटेन की, किसी प्लेन की, किसी प्लेट्यू की, तो उसको ये जो टोपोग्राफिकल शीट्स होती हैं, ये जो मैप्स होते हैं, ये बहुत काम के टूल होते हैं उसके लिए. ठीक है बात. तो ये जो मैप्स हैं ये इंपॉर्टेंट टूल हैं किसके लिए? जोग्राफर्स के लिए जो इन डेप्थ स्टडी करना चाहते हैं किसी रीजन की. ठीक है बात. और ये जो वर्ड है टोपोग्राफी, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है टोपोज. ठीक है बात. ये ध्यान रखना, मैम 1 मार्क क्वेश्चन में दे सकती है. फ्रॉम विच लैंग्वेज वर्ड टोपोग्राफी इज डिराइव्ड? तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड टोपोस मीनिंग प्लेस एंड ग्राफेन मीनिंग टू राइट. ठीक है बात. तो ध्यान रखना, दो वर्ड से मिलकर बना है टोपोस और ग्राफेन. टोपोस का मीनिंग होता है प्लेस और ग्राफेन का मीनिंग होता है टू राइट. किस वर्ड से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है. अब हम देखेंगे बेटा कॉन्टोर्स का यूज टोपोग्राफिकल शीट्स पे कैसे होता है. ठीक हो. तो कॉन्टोर लाइंस कैसी लाइंस है बच्चा? इमेजिनरी लाइंस है. वो उन दो जगहों को या दो से ज़्यादा जगहों को या सारी जगहों को जोड़ती है जिनकी सेम हाइट होती है. सपोज करो यहाँ पर भी 500 मीटर हाइट है, यहाँ पर भी 500 मीटर हाइट है और यहाँ पर भी 500 मीटर हाइट है, यहाँ पर भी 500 मीटर हाइट है. तो इन सारी जगहों को जोड़ने वाली जो लाइन है उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टोर लाइंस. ठीक हुई बात. कॉन्टोर लाइंस इमेजिनरी लाइन से समझ में आ गया. ये आपको अर्थ के ऊपर कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी, ये हमने इमेजिनरी लाइंस बनाई हैं. ठीक हुई बात. ज्वाइनिंग प्लेसेस, जो प्लेसेस को ज्वाइन करती हैं, विच हैव द सेम हाइट, जिनकी सेम हाइट है अबव सी लेवल. जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया 500 मीटर अबव सी लेवल, तो सारे 500 मीटर सी लेवल उस एरिया के अगर हम जोड़ देंगे तो उसी को क्या कहते हैं हम? कॉन्टोर लाइंस. इनका काम ही क्या होता है? सेम हाइट के प्लेसेस को जोड़ना. टोपोग्राफिकल जो मैप होते हैं उसमें कॉन्टोर लाइंस ऑफ अ रीजन आर शोन विद ब्राउन लाइंस. और उस पर्टिकुलर रीजन में कॉन्टोर लाइंस को किससे शो किया जाएगा बच्चा? वैसे तो कॉन्टोर लाइन को हमेशा ही ब्राउन कलर से ही शो किया जाता है. ठीक है. तो किससे शो किया जाएगा? ब्राउन लाइन से. और ये लाइन कभी भी
इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे को, दीज लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये लाइन कॉन्टोर लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ईच कॉन्टोर लाइन हैज़ इट्स ओन न्यूमेरिकल वैल्यू, हर कॉन्टोर लाइन की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। ठीक हुई बात, हर काउंटर लाइन को एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है। द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन टू एडजेसेंट काउंटर लाइन्स, दो काउंटर लाइन्स के बीच के एडजेसेंट डिफरेंस को, जो हाइट में डिफरेंस होगा, एक 450 होगी तो दूसरी 500 होगी, इनका जो डिफरेंस होगा इसी को क्या कहते हैं, काउंटर इंटरवल, कॉन्टोर इंटरवल। फिर से ध्यान से सुनना, द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन टू एडजेसेंट काउंटर लाइन्स, दो एडजेसेंट काउंटर लाइन के बीच में जो डिफरेंस है हाइट में, उसी को हम बोलते हैं कॉन्टोर इंटरवल। और ये जो कॉन्टोर इंटरवल है ये सेम रहेगा थ्रू आउट द मैप, और ये किस पे डिपेंड करता है, ऑन द स्केल एज वेल एज द मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट इन द एरिया। एक एरिया की मिनिमम हाइट कितनी हो सकती है, मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका इंटरवल। पर जो भी इंटरवल आप लोगे वो पूरे मैप में फिक्स रहेगा। एवरी फिफ्थ काउंटर लाइन इज ड्रॉन बोल्ड, हर पांचवी काउंटर लाइन को बोल्ड करके बनाया जाता है, एंड इज नोन एज कॉन्टोर इंडेक्स। जैसे 1 2 3 4 और जो फिफ्थ लाइन बनेगी ये बोल्ड बनेगी, और इसी को क्या बोलेंगे हम, कॉन्टोर इंडेक्स। आई बात समझ में? अब याद रखना ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। कॉन्टोर इंटरवल क्या है, डिफरेंस इन हाइट बिटवीन टू एडजेसेंट कॉन्टोर लाइन, दो एडजेसेंट कॉन्टोर लाइन के बीच में जो हाइट का डिफरेंस है वही क्या होता है, कॉन्टोर इंटरवल। और ये इंटरवल पूरे मैप में कैसा रहेगा, सेम। ये डिपेंड करता है मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट इन द एरिया, जिस भी एरिया को दिखा रहे हैं उसमें मिनिमम हाइट कितनी है, मैक्सिमम हाइट कितनी है, उसके ऊपर। टोपोग्राफिकल शीट में जो काउंटर लाइंस होती हैं वो क्या क्या दिखा सकती हैं, पहले तो हाइट ऑफ लैंड, जो हाइट होती है कॉन्टोर्स की इज इंडिकेटेड बाय फिगर दैट इज रिटर्न अलोंग इट, हर कॉन्टोर लाइन के साथ एक फिगर दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ कॉन्टोर लाइन मार्क्ड 100 मीटर मीन्स दैट ऑल प्लेसेज विच आर जॉइंड बाय इट आर लोकेटेड एट द हाइट ऑफ 100 मीटर अबव मीन सी लेवल। मीन सी लेवल से 100 मीटर ऊपर पॉइंट कोई शो करेगी काउंटर लाइन। अगर उस काउंटर लाइन के आगे इस तरीके की काउंटर लाइन बनी और उसके यहाँ पर लिखा है क्या, 100 मीटर। ठीक हुई बात। तो ये सारे पॉइंट मतलब मीन सी लेवल से किस 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 ऊंचाई पर है, 100 मीटर की ऊंचाई पर है। आई बात समझ में? फिर से देखो, नहीं समझ में आया होगा। तो जो हाइट होती है काउंटर की वो उसके साथ दिए फिगर से शो होती है, जो उसके साथ ही लिखा होता है। द हाइट ऑफ काउंटर इज इंडिकेटेड बाय द फिगर दैट इज रिटन अलॉन्ग इट, उसके साथ लिखा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ काउंटर लाइन मार्क्ड 100 मीटर है, अगर काउंटर लाइन को मार्क किया गया 100 मीटर में, इट मीन्स जितने भी प्लेसेस उस काउंटर लाइन ने ज्वाइन किए हैं उन सबकी हाइट मीन सी लेवल से 100 मीटर ऊपर होगी। अब हम स्टीपनेस ऑफ स्लोप को पढ़ें, उसके पहले आप स्टीप स्लोप और जेंटल स्लोप समझो। बच्चा, इसको बोलते हैं स्टीप स्लोप। ठीक है, तुम्हें लगता है क्या कि इस स्लोप से आप आसानी से नीचे आ सकते हो? बिल्कुल नहीं। एक होता है जेंटल स्लोप, इसको हम बोलते हैं जेंटल स्लोप। यहाँ पर अगर हमें छोड़ दिया जाए तो हम इजीली वॉक करते हुए नीचे आ सकते हैं, पर यहाँ पर हम नहीं आ सकते। कई कई जगह तो आपको इस तरीके का स्लोप मिलेगा, ये तो बिल्कुल भी हमारे काम का नहीं है। अगर जेंटल स्लोप है तो हम इजीली इसके ऊपर चढ़ भी सकते हैं और उतर भी सकते हैं। चलो, स्लोप समझ में आया। स्टीप क्या है, जेंटल क्या है? स्टीप ऐसे होता है और जेंटल ऐसे होता है। चलो, द स्पेसिंग ऑफ काउंटर लाइन इंडिकेट द नेचर ऑफ स्लोप। देखो, अब जो स्पेसिंग होगी काउंटर लाइन के बीच में वो बताएगी कि स्लोप कैसा होगा। क्लोजली स्पेस्ड काउंटर लाइन इंडिकेट स्टीप स्लोप। अगर क्लोजली स्टेप काउंटर लाइन होगी तो ये किसको दिखा रही है, स्टीप स्लोप। और अगर वाइडली स्पेस्ड काउंटर होंगे तो वो जेंटल स्लोप को दिखाता है। अब देखो, दोनों में समझो, यहाँ पर बना हमारा स्टीप, यहाँ पर हमने बनाया जेंटल। तो यहाँ पर काउंटर लाइन कैसी बनेगी बेटा, इस तरीके की बनेगी। और यहाँ पर काउंटर लाइन कैसी बनेगी, अलग ही। देखिए, आपको अंदाज़ा नहीं लग जाएगा कि कौन सा स्टीप है। ये ऑब्वियस सी बात है, स्टीप स्लोप का होगा और ये जेंटल स्लोप का होगा। स्पेस ऑफ द लैंड,
जो काउंटर लाइन्स होती हैं वो इंडिकेट करती हैं द शेप ऑफ द लैंड, शेप ऑफ लैंड। हाँ, शेप ऑफ लैंड, अगर आपको लैंड का शेप पता करना हो तो भी काउंटर लाइन आपकी, कॉन्टोर लाइन आपकी हेल्प कर सकती हैं। जैसे देखो, अगर इस तरीके का शेप बनेगा तो आपको पता चलेगा कि कैसी हील है, कॉनिकल हील है। काउंटर लाइन इंडिकेट द शेप ऑफ लैंड। फॉर एग्जाम्पल, इफ दे आर कॉन्सेंट्रिक, अगर वो कॉन्सेंट्रिक हो और वैल्यू अंदर की तरफ बढ़ती जाए, इंक्रीज होती जाए, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कॉनिकल हील को। जैसे कोई हील ऐसी है, ठीक है, तो यहाँ पर हाइट कम होगी, यहाँ थोड़ी और ज़्यादा होगी, यहाँ ज़्यादा होगी, यहाँ ज़्यादा और ज़्यादा। अब इसका जो कॉन्टोर लाइन बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा, इस तरीके का बनेगा, है ना, कॉन्सेंट्रिक है ये। और यहाँ पर हाइट सबसे ज़्यादा होगी और यहाँ पर हाइट सबसे कम होगी। ये बताना चाह रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा कि इफ़ दे आर कॉन्सेंट्रिक एंड द वैल्यू इंक्रीजेज इनसाइड, इनसाइड वैल्यू बढ़ती ही जा रही है, इनसाइड वैल्यू बढ़ती ही जा रही है। आपने अगर ऐसे बनाना चालू किया तो अंदर आते आते यहाँ तक वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। इट मीन्स ये कौन सी हील है, ये कॉनिकल हील की बात हो रही है। अब बेटा यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा है कॉन्सेंट्रिक, इसका मतलब क्या होता है, सेम सेंटर पॉइंट से बने हुए सर्कल, जिनका सेंटर पॉइंट सेम ही हो। इस सर्कल का सेंटर पॉइंट भी ये है तो इस सर्कल का सेंटर पॉइंट भी ये है तो इस सर्कल का सेंटर पॉइंट भी ये ही होगा। ऐसे सर्कल को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक। आपने वो रूलर का यूज़ किया होगा ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते, शायद यही बोलते हैं, जो ऐसा नहीं होता है, डिवाइडर बोलते हैं इसको, है ना। हाँ, तो डिवाइडर, एक साइड हम पेंसिल फंसाते हैं, यहाँ पर वो नोक होती है ना, तो इससे जब आप गोला बनाएंगे तो जो सेंटर होगा वो सेम ही होगा, भले ही एक सर्कल छोटा होगा और दूसरा सर्कल बड़ा होगा। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक। चलो अब हम चेक पॉइंट करेंगे। एवरी फिफ्थ लाइन इज ड्रॉन बोल्ड एंड इज नोन एज, बोल्ड लाइन को हम क्या बोलते हैं, बताओ तो जरा, कॉन्टोर इंडेक्स, कंटोर इंडेक्स, ठीक है बात। इस क्लोजली स्पेस कॉन्टोर लाइन इंडिकेट स्टीप स्लोप, स्लोप कैसा होगा, स्टीप, ऐसा वाला। ऑन अ टोपोग्राफिकल मैप कॉन्टोर लाइन्स आर शोन विथ ब्राउन कलर। चलो अब हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंडफॉर्म थ्रू कॉन्टोर्स। किस तरीके से आप कॉन्टोर को देख के बता सकते हो कि लैंडफॉर्म कैसा होगा। A variety of relief or physical features can be identified with the help of contours. Contours को देख के आप बहुत सारे physical features, relief features को identify कर सकते हो। चलो पहले steep slope की बात करेंगे। It is a sudden rise or fall of land. ये sudden rise और fall of land होता है steep slope. Steep slope में जो contour lines होती हैं वो closely drawn होती हैं। The contour lines are drawn close to each other, एक दूसरे से close होती हैं। जेंटल स्लोप की अगर हम बात करें तो ये ग्रेजुअल राइज और फॉल होता है लैंड का, ग्रेजुअल राइज और फॉल ऑफ लैंड। ये सडन राइज और फॉल होता है, ये ग्रेजुअल राइज और फॉल होता है, ठीक है। तो स्टीप स्लोप में जो लैंड है वो या तो सडनली राइज हो जाती है, सडनली फॉल हो जाती है, पर जेंटल स्लोप में ग्रेजुअली धीरे धीरे करके राइज होगी, धीरे धीरे करके फॉल होगी। जेंटल स्लोप में जो काउंटर लाइन्स होती हैं वो वाइड अपार्ट, एक दूसरे से दूर होती हैं। देखो स्टीप स्लोप में हाइट फटाफट बढ़ती जाएगी। अभी ये स्टीप स्लोप है, यहाँ से यहाँ हाइट ज़्यादा होगी, यहाँ से यहाँ हाइट बहुत ज़्यादा होगी, तो इसके जो काउंटर लाइन्स बनेंगे वो पास पास बन जाएंगे, ठीक है बात। पर वहीं अगर हम स्टीप स्लोप की बात करें तो ज़रा स्टीप स्लोप को देखो आप, यहाँ से बहुत कम हाइट ज़्यादा यहाँ होगी, यहाँ से बहुत कम हाइट ज़्यादा होगी, मतलब ये इतने बड़े एरिया में इन्होंने इतनी सी हाइट बढ़ाई है, ठीक है बात, इतने बड़े एरिया में। और यहाँ देखो इतनी हाइट बढ़ गई है इतने से एरिया में, हाइट का डिफरेंस दिख रहा है आपको, यहाँ इतनी सी हाइट बढ़ी है इतने एरिया में और यहाँ सिर्फ इतने से एरिया में हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ये डिफरेंस होता है। तो यहाँ की काउंटर लाइन पास पास होंगी और यहाँ की काउंटर लाइन दूर होंगी क्योंकि हाइट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। हील का भी कुछ केस आपको स्टीप स्लोप की तरह ही दिखेगा। देखो, इट इज़ अ लार्ज मास ऑफ लैंड दैट राइजेस टू अ हाइट मच अबव द सराउंडिंग एरिया। सराउंडिंग एरिया से जब एक बहुत हाइट पे कोई लैंड मास राइज कर जाए तो उसे क्या कहते हैं हम, हील। द टॉप ऑफ हील इज कॉल्ड समिट, इसको क्या बोलते हैं हम, समिट या पीक कहते हैं। जब कॉनिकल हील होती है
विथ यूनिफॉर्म स्लोप। देखो इसका जो स्लोप है कैसा है, यूनिफॉर्म है ना, ऑन ऑल साइड, हर साइड में ये यूनिफॉर्म ही होगा। मैं 3D तो नहीं दिखा पा रही हूँ आपको, पर हर साइड में जो इसका स्लोप होगा वो कैसा होगा बेटा, यूनिफॉर्म। ठीक है, द काउंटर लाइन्स आर ड्रॉन इन कॉन्सेंट्रिक मैनर। जैसे स्टीप स्लोप में कॉन्सेंट्रिक थी, वैसे ही हील के केस में भी कॉन्सेंट्रिक ही होंगी। दे आर इवनली स्पेस्ड होगी, मतलब एक जैसा डिस्टेंस, मतलब क्या बोलना चाहिए, इवन स्पेस होगा सब इनके बीच में। और जो वैल्यू होगी वो सेंटर की तरफ बढ़ती जाएगी। ऑब्वियसली बात है, ये सेंटर हो गया समझो, तो इसकी तरफ आते आते वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यहाँ जो वैल्यू होगी उससे कई ज़्यादा वैल्यू यहाँ पर होगी। समझ में आ गया ना। यहाँ मीन सी लेवल से हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होगी, पर यहाँ मीन सी लेवल से हाइट बहुत ज़्यादा होगी। इन इमेजेस को 3D सोचने की कोशिश करो। अब हम बना नहीं पा रहे हैं, हमारी मिस्टेक है, पर 3D सोचने की कोशिश करो तो इजीली समझ में आएगा। अब हम बात करेंगे प्लेट्यू की। ठीक है बात, तो जो प्लेट्यू होते हैं वो लार्ज मास होते हैं कंपेरेटिवली फ्लैट लैंड के, बट राइज अब्रप्टली फ्रॉम सराउंडिंग एरिया। ये सराउंडिंग एरिया है, यहाँ से अब्रप्टली ये राइज करेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, टेबल लैंड, क्योंकि ये सराउंडिंग एरिया से तो थोड़ा सा हाइट पे होता है। ठीक है बात, ये क्या है, लार्ज मास है कंपेरेटिवली फ्लैट लैंड का लार्ज लैंड मास है। राइजेज अब्रप्टली फ्रॉम सराउंडिंग एरिया, जो सराउंडिंग एरिया से थोड़ा सा राइज कर गया है। Its surface is undulating and it's usually has a steep slope। और प्लेट्यू के हमेशा स्टीप स्लोप्स होंगे बेटा, है ना। इस तरीके से कोई भी प्लेट्यू नहीं बना होगा, इस तरीके से नहीं, स्टीप स्लोप होते हैं प्लेट्यूज के। ठीक है बात, हैज स्टीप स्लोप ऑन वन और मोर साइड। एक साइड पे स्टीप भी हो सकता है, कई बार दूसरे साइड पे भी स्टीप हो सकता है। अब जैसे हम बात करें हमारे इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू की, तो ये यहाँ पर है ना स्टीप स्लोप है और यहाँ पर जेंटल स्लोप है, मतलब ये प्लेट्यू इस टाइप का है, मतलब यहाँ पर स्टीप स्लोप है, यहाँ पर जेंटल है, तो एक साइड में भी स्टीप हो सकता है। देखो ऐसे देखो, हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो ऐसा है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा है। तभी तो सारी रिवर्स, कृष्णा कावेरी गोदावरी हो यहाँ से राइज होती है, वो इस साइड जाती है, इस साइड नहीं जाती हैं। पर कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही प्लेट्यू, कई बार ऐसा प्लेट्यू भी मिल सकता है। ठीक है, दोनों साइड स्टीप मिलेंगे आपको, दोनों साइड स्टीप स्लोप मिलेंगे। कई बार एक साइड स्टीप स्लोप, एक साइड स्टीप स्लोप और एक साइड जेंटल स्लोप। इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, डेक्कन प्लेट्यू। मैम पूछेगी कि ऐसा कैसे बोल सकते हो आप, तो आप क्या बोलोगे, मेनी ऑफ द रिवर्स विच इज ओरिजिनेटिंग ऑन द वेस्टर्न घाट्स दे आर ड्रेनिंग इन बे ऑफ बंगाल। कहाँ जाके गिर रही है, बे ऑफ बंगाल में, बिकॉज ऑफ स्टीप स्लोप। प्लेट्यू में, इन अ प्लेट्यू द कॉन्टूर लाइन्स आर ड्रॉन इन एन एलोंगेटेड मैनर। अगर आपको एलोंगेटेड मैनर में लाइन्स दिखें तो आप समझ जाना कि ये किसका डायग्राम है बेटा, प्लेट्यू का। ठीक हुई बात। और जो देखो, हम जब स्टीप स्लोप भी बनाते हैं माउंटेन्स का, तो माउंटेन्स के स्टीप स्लोप में भी आपको बीच में जाके सर्कल्स दिखते जाएंगे। ठीक हुई बात। हील्स में भी बीच में सर्कल दिखेगा, पर प्लेट्यू में आपको बीच में सर्कल नहीं दिखेगा। ये कैसे चालू होंगे, इस तरीके से। ये जहां भी आप इस तरीके का डायग्राम देखो, आप इसको क्या बोलोगे, प्लेट्यू। एलोंगेटेड मैनर में बनते हैं विद द वैल्यू इंक्रीजिंग ऑन इनर साइड पे आते आते वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब जैसे मैंने इसी को बनाया, ये बनाया, तो पहला राउंड इतना बड़ा बनेगा, दूसरा राउंड इतना बड़ा, तीसरा इतना बड़ा और चौथा, तो अंदर आते आते इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। दे आर क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे से क्लोज होंगे ऑन द साइड दैट स्टीप एंड वाइडली स्पेस्ड ऑन द जेंटल। जहाँ पर स्टीप साइड होगी वहाँ पर कॉन्टूर लाइन्स पास होंगी, पर जहाँ पर जेंटल स्लोप होगा वहाँ इनमें डिफरेंस ज़्यादा होगा। इस डिफरेंस और कम को ऐसे समझो ना बच्चा, अगर स्टीप स्लोप है तो वो बहुत कम टाइम में एक बड़ी हाइट को गेन कर रहा है। जेंटल स्लोप इतने बड़े एरिया को लेने के बाद भी हाइट कम गेन कर रहा है। इसी वजह से जो कॉन्टोर बनते हैं यहाँ पर पास बनेंगे क्योंकि हाइट बहुत जल्दी बढ़ रही है, यहाँ पर दूर बनेंगे क्यों बेटा, क्योंकि हाइट बहुत धीरे बढ़ रही है। समझ में आ रहा होगा ना।
अब हम देखेंगे रिज को। तो रिज पहले तो हम समझे होती क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे रिज। रिज क्या होती है बच्चा, पहले तो समझो हिल क्या होती है। बिना हिल्स के समझे आप रिज नहीं समझ पाओगे। ठीक है बात। एक एलिवेटेड सरफेस हो जिसकी हाइट 900 मीटर से ज़्यादा हो, वो होता है माउंटेन। ठीक है, पर किसी एलिवेटेड सरफेस की हाइट 300 से ज़्यादा है और 900 से कम है तो उसे कहते हैं हिल। तो हिल समझ में आ गया। अब कई बार बहुत सारी हिल्स साथ में होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रिज। ये क्या हो गई, रिज। ठीक है, तो रिज का ऑब्वियसली बात है जो कॉन्टोर बनेगा वो कैसे बनेगा, इलिप्टिकल शेप का बनेगा। ठीक है, एक हिल का बनाएंगे तो वो कॉन्सेंट्रिक बन जाएगा, पर अगर हम रिज का बनाएंगे, ये हिल का ग्रुप है जिसे हम रिज बोल रहे हैं, रिज का बनाएंगे तो ऑब्वियसली बात है ना इलिप्टिकल बनेगा। देखो शेप कैसा जा रहा है, इलिप्टिकल जा रहा है ना। हाँ चलो। इट इज़ अ नैरो एलोंगेटेड हिल विथ स्टीप स्लोप्स। इट इज़ अ नैरो एलोंगेटेड हिल होती हैं जिनके स्टीप स्लोप्स होते हैं। रिज को रिप्रेजेंट किया जाता है मैप पे इलिप्टिकल काउंटर से जो कि क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, क्योंकि स्टीप स्लोप है तो स्टीप स्लोप में हाइट जल्दी जल्दी बढ़ती है बेटा, इसलिए यहाँ पर जो कॉन्टूर लाइन होती है वो क्लोजली स्पेस्ड होती है, पास पास में होती हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा था। अगर जेंटल स्लोप होगा तो यहाँ हाइट बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, इस वजह से यहाँ पर काउंटर्स दूर दूर होते हैं, स्टीप स्लोप में पास पास होते हैं। तो रिज तो समझ में आ गई, रिज का कॉन्टोर समझ में आ गया। अब आपको कोल और सैडल समझना है। देखो अगर इस तरीके से रहे हिल तो ये वाले जो पार्ट हैं इन्हें हम बोलेंगे कोल। क्या बोलेंगे, कोल। अब कोल का डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ़ द डिप्रेशन इज़ नैरो, डिप्रेशन बहुत नैरो हो, स्टीप साइडेड हो तो उसे क्या कहेंगे, कोल। डिप्रेशन नैरो भी है, कम भी है और स्टीप साइडेड भी है तो इन्हें क्या कह रहे हैं, कोल। अब हम सैडल समझेंगे। सैडल की पहले डेफिनेशन देखते हैं। अ ब्रॉड एंड लो डिप्रेशन, ब्रॉड होगा लो डिप्रेशन होगा, दैट जेंटली डिसेंड फ्रॉम समिट ऑफ अ रिज इज कॉल्ड सैडल। अब देखो इस तरीके के होगा, स्पेस है यहाँ पर। ठीक है बात, ब्रॉड है, जेंटल स्लोप भी है, जेंटली डिसेंड कर रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, सैडल। समझ में आ गई बात। नैरो है तो कोल, ब्रॉड है तो सैडल। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखो कोल समझ में आया। कोल क्या है, नैरो और स्टीप साइड होगी तो वो कोल होगा, ब्रॉड और लो डिप्रेशन होगी तो वो सैडल होगा। पास क्या होते हैं बच्चा, माउंटेन के बीच से कई बार ऐसा होता है कि आपको रास्ता मिल जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पास। अ नैरो गैप इन अ रेंज ऑफ माउंटेन, माउंटेन की जो रेंज होती है वो इस तरीके से चली आ रही है और यहाँ पर कहीं गैप मिल जाए तो इस गैप से व्यक्ति अंदर आ जा सकता है, इसे ही क्या कहते हैं, पास। ठीक है बात। अ पास दैट हैज़ बीन लोअर्ड इन हाइट बाय एक्शन ऑफ रिवर इज कॉल्ड गैप। अब बेटा कई बार क्या होता है, ये पास था, ये माउंटेन था और इस माउंटेन में ये पास मिल गया। इस पास से अगर कोई रिवर जा रही होगी तो इसकी जो हाइट होगी वो और कम हो जाएगी और इसे हम फिर क्या बोलने लग जाएंगे, गैप। माउंटेन के बीच से जो रास्ता अवेलेबल है, जो नैरो गैप है, इसे हम बोलते हैं पास। माउंटेन के बीच में जो नैरो गैप है उसे बोलते हैं पास। अगर पास के बीच से कोई रिवर जा रही है और उसने उसकी हाइट को और कम कर दिया हो तो उसे बोलते हैं गैप। कोनिकल हील का देखो कॉन्टोर, कोनिकल अगर हील होगी तो उसका कॉन्टोर कैसा बन रहा है, कॉन्सेंट्रिक बन रहा है ना। बन तो रहा है, कॉन्सेंट्रिक नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रिक नहीं है। चल, पर अगर हम देखें रिज का कॉन्टोर तो रिज का जो कॉन्टोर है वो कैसा बन रहा है, इलिप्टिकल दिख रहा है, इलिप्टिकल। ठीक है बात, ये वो उतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये होंगे सैडल, ये सैडल का कॉन्टोर है और ये सैडल देखो ये होते हैं सैडल, बताया ना। जहाँ पर स्टीप स्लोप नहीं है, जेंटल स्लोप है, ब्रॉड है, एक अच्छा खासा डिफरेंस है यहाँ पर, मतलब ये बहुत सारा डिफरेंस है ना, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, सैडल। क्या सैडल समझ में आ गया, ये ब्रॉड है। इतना समझ में आया हो मुझे ऐसे लगता है। चलो, अ नैरो गैप इन अ माउंटेन रेंज दैट प्रोवाइड पैसेज थ्रू इट इज कॉल्ड पास।
द टॉप ऑफ हिल इज कॉल्ड अ सेडल, नहीं, अरे समिट, समिट और पीक। द टॉप ऑफ हिल इज कॉल्ड समिट और पीक। इस तरीके से रहेंगे तो इन्हें हम कहेंगे कोल, और अगर इस तरीके से रहेंगे तो इन्हें हम कहें, अरे यार सॉरी, इस तरीके से रहेंगे तो ये नैरो डिप्रेशन को हम कहेंगे कोल, और अगर ये ही इस तरीके के हो जाएं तो ये हो जाएंगे सैडल। ये है कोल, ठीक है। ridges represented on the map by elliptical counters, बिल्कुल सही, elliptical counters देते हैं। that are widely spaced, बिल्कुल नहीं, closely spaced होते हैं, widely spaced नहीं होते, तो ये आ जाएगा आपका false। यहाँ पर अगर ये पूरी लाइन सही है, ridges represented on the map by elliptical counters बिल्कुल सही है, बस यहाँ पे widely की जगह क्या आ जाना चाहिए, closely, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, false। A narrow and steep-sided depression on the top of ridge is called cone. Now patterns of settlement, patterns of settlement को देखेंगे तो पहला हम लोग मीनिंग देखेंगे सेटलमेंट का। सेटलमेंट क्या होती है बच्चा, वो प्लेस जहाँ पर लोग अपने घरों को बनाते हैं, दूसरी नेसेसरी फैसिलिटीज़ बनाते हैं, जैसे हॉस्पिटल बनाएंगे, स्कूल्स बनाएंगे, घर बनाएंगे, ठीक है बात, एंड इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट एज वेल एज विद ईच अदर, एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करेंगे और एक दूसरे के साथ भी, अगर हमें सोसाइटी बनाना है तो हमें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना है, ठीक है बात। तो हम पढ़ रहे थे पैटर्न ऑफ सेटलमेंट में, पहले सेटलमेंट का मीनिंग, तो सेटलमेंट वो प्लेस है जहाँ पर लोग अपने घर बनाते हैं, दूसरे नेसेसरी फैसिलिटीज़ बनाते हैं, एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं और आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सेटलमेंट। इट कैन रेंज फ्रॉम स्मॉल क्लस्टर ऑफ हट्स, 2-4-10 झोपड़ियों से लेकर के एक बिग मेट्रोपॉलिटन सिटी तक, इन सबको ही हम क्या कहेंगे, सेटलमेंट। क्योंकि 10-12 हट्स भी अगर एक जगह है तो लोग आपस में बात करें, एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करेंगे, है ना, हवा पानी तो उन्हें कहाँ से, एनवायरनमेंट से ही मिलेगा। फिर मेट्रोपॉलिटन सिटी भी क्या ही एक सेटलमेंट है, जैसे क्लस्टर ऑफ हट्स। चलो अब वो फैक्टर्स जो सेटलमेंट्स को डेवलप करने में हेल्प करते हैं वो है फेवरेबल क्लाइमेट। हम लोग कहाँ जाके अपना घर बनाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर क्लाइमेट अच्छा हो। अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड एंड वाटर, ज़मीन अवेलेबल हो, पानी अवेलेबल हो। हम किसी ऐसी जगह घर बनाएंगे क्या जहाँ पानी है ही नहीं दूर दूर तक, बिल्कुल नहीं। तो हम जहाँ पर भी सेटलमेंट होते हैं उन सेटलमेंट को कुछ फैक्टर गवर्न करते हैं। एक सेटलमेंट के डेवलप होने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है, उनमें से पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, दूसरा है वाटर, तीसरा है फेवरेबल क्लाइमेट, तीसरा है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। आप रहने लग गए, आपको ज़मीन भी मिल गया, आपने घर बना लिया, आपको पानी भी मिल गया, आपने पानी का यूज़ भी कर लिया, पर जो ज़मीन है वहाँ पर प्रोडक्टिविटी ही नहीं है, जो भी कुछ आप ग्रो करते हो वो ग्रो ही नहीं होता, तो क्या ऐसी जगह लोग रहेंगे, बिल्कुल नहीं। एक्सेसिबिलिटी, आसपास का एरिया, वहाँ से आसपास हो। प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज, चलो अगर एग्रीकल्चर में कुछ नहीं हो रहा है तो कम से कम वहाँ मिनरल्स अवेलेबल हो, मिनरल्स अवेलेबल होंगे तो इंडस्ट्री डेवलप होगी, इंडस्ट्री डेवलप होगी तो वो बहुत सारे जॉब क्रिएट करेगी, तो वहाँ ऑटोमेटिकली सेटलमेंट हो जाएंगे। तो सेटलमेंट क्या होते हैं, वो प्लेस जहाँ पर लोग अपना घर बनाते हैं, दूसरी फैसिलिटीज़ बनाते हैं, खुद आपस में भी मिलते जुलते हैं और एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। ये मेट्रोपॉलिटन सिटी भी हो सकता है और क्लस्टर ऑफ हट्स भी हो सकता है, ठीक है बात। अब अगर हम बात करें कि वो कौन से फैक्टर हैं जो सेटलमेंट्स को बढ़ावा देंगे, वो हैं अच्छी क्लाइमेट होना चाहिए, ना ही तो बहुत ज़्यादा ठंडा ना बहुत ज़्यादा गर्म, ज़मीन अवेलेबल हो, पानी अवेलेबल हो, सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी हो, एरिया एक्सेसिबल हो, वहाँ मिनरल और इंडस्ट्री दोनों अवेलेबल हो। सेटलमेंट 2 टाइप के बच्चे होते हैं, एक होता है टेम्पररी और दूसरा होता है परमानेंट। जो नोमैडिक लोग होते हैं, नोमैडिक लोगों को हम नोमैडिक बोलते हैं इसलिए हैं क्योंकि वो कुछ टाइम यहाँ पर रहेंगे, थोड़े टाइम बाद इस जगह को छोड़ देंगे, यहाँ रहने लग जाएंगे, फिर इस जगह को छोड़कर यहाँ रहने लग जाएंगे, तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, नोमैडिक। तो ये हर जगह तो अपने पक्का हाउसेस नहीं बनाएंगे ना बच्चा, तो इनका जो सेटलमेंट होता है वो कैसा होता है, टेम्पररी। कुछ जो सेटलमेंट हैं वो टेम्पररी होते हैं, वेयर नोमैडिक पीपल स्टे फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ नोमैडिक थोड़े कम टाइम के लिए रहते हैं। और मोस्ट ऑफ द सेटलमेंट जो होते हैं वो होते हैं परमानेंट, जहाँ लोग लंबे समय तक रहते हैं। आपका घर मेरा घर, वो कैसे हैं, परमानेंट सेटलमेंट का एग्जाम्पल।
सेटलमेंट शोन ऑन ट्रॉपिकल शीट्स आर कॉमनली फाउंड इन डिफरेंट पैटर्न्स। अगर हमको टोपोग्राफिकल शीट्स में सेटलमेंट को शो करना है तो वो डिफरेंट पैटर्न में मिलेंगे। पहला, द सेटलमेंट शोन ऑन अ ट्रॉपिकल शीट्स आर कॉमनली फाउंड इन फॉलोइंग पैटर्न: डिस्पर्स्ड दूर दूर, न्यूक्लिएटेड और लीनियर। एक लाइन में मिलेंगे तो लीनियर हो गए, डिस्पर्स मतलब दूर दूर होंगे। अब हम देखते हैं डिस्पर्स सेटलमेंट को। हिली और फॉरेस्टेड एरिया में, डेजर्ट में, जहाँ पर एक्सेसिबिलिटी पुअर है, आपको ना पानी सही से मिल पा रहा है, ना सॉइल फर्टाइल है, टेम्परेचर भी एक्सट्रीम है, तो यहाँ पर जो सेटलमेंट होते हैं वो स्कैटर्ड हाउसेस में होते हैं। दीज आर कॉल्ड डिस्पर्स सेटलमेंट, मतलब एक घर यहाँ है तो दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, दूर दूर होते हैं। वेरी लार्ज फार्म ऑल्सो हैव दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट, जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें होती हैं वहाँ पर भी ऐसे सेटलमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये है डिस्पर्स सेटलमेंट का, कि देखो एक घर यहाँ बने हुए हैं, दो चार घर यहाँ बने हुए हैं, फिर बहुत सारी ज़मीन खाली पड़ी हुई है, फिर दो चार घर यहाँ बने हुए हैं, फिर ज़मीन सारी खाली है, फिर यहाँ पर है। ये डिस्पर्स सेटलमेंट है। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा बच्चा? डेजर्ट में, फॉरेस्ट एरिया में और माउंटेन्स पर। ठीक हुई बात? माउंटेन्स, डेजर्ट, फॉरेस्ट में मिलेगा आपको डिस्पर्स सेटलमेंट। डिस्पर्स सेटलमेंट में बेटा ये अकेला घर नहीं होगा, यहाँ एक दो घर होंगे, यहाँ 3 4 5, यहाँ 6 7 8, इस तरीके से। अब न्यूक्लिएटेड देखेंगे हम लोग, कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड। जो रिवर वैलीज होती हैं, जो फर्टाइल प्लेन होते हैं, जब पानी भर भर के, ज़मीन में भी बहुत फर्टिलिटी है, आप कुछ भी ग्रो करो बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है, लैंड फ्लैट है, एक्सेसिबिलिटी अच्छी है, तो यहाँ पर जो सेटलमेंट होते हैं हाउसेस के, वो एक दूसरे के बहुत पास हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। देखो ज़मीनों की दिन पे दिन कमी होती जा रही है, वहाँ अब अच्छी ज़मीन है ना, पानी भी अवेलेबल है, क्लाइमेट भी सूटेबल है, तो लोग क्या करेंगे? वहीं रहने की कोशिश करेंगे। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट आर कॉल्ड कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। हमारा जो बिहार है, यूपी है, वेस्ट बंगाल है, वहाँ पर हमें कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट ज़्यादा मिलते हैं। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट्स आर कॉल्ड कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड। ये कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट का एग्जाम्पल है। देखो कितने सारे घर हैं एक साथ में, पास 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 पास। यहाँ पर डेंसिटी होती है मैक्सिमम, पॉपुलेशन डेंसिटी आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि एक साथ में बहुत सारे लोग रहते हैं, पास पास बहुत सारे लोग रहते हैं। लीनियर सेटलमेंट्स। अब लीनियर सेटलमेंट्स की हम बात करें तो बच्चा रिवर बैंक पे, कोस्ट पर, रोड्स पर, रेलवे लाइंस के पास हम लोग देखते हैं। जैसे कई बार आप लोग देखना रेलवे लाइन ऐसी जा रही होती है, बहुत सारे घर आपको ऐसे दिखते हैं। ठीक है, तो रेलवे लाइंस जहाँ पर होती हैं वहाँ पर, कोस्टल एरिया में, ये कोस्टल एरिया है, ये भी देखो लाइन है, यहाँ पर जब आपको घर मिलेंगे, ठीक है, तो वहाँ वो कौन सा सेटलमेंट होता है? लीनियर सेटलमेंट। अलॉन्ग द रिवर बैंक, रिवर ऐसे जा रही है, उसके बैंक पर घर आपको मिलते जा रहे हैं, तो भी लीनियर सेटलमेंट का एग्जांपल है। कोस्टल एरिया के पास, रोड्स और रेलवे लाइंस के पास जो हाउसेस होते हैं वो लाइन में बिल्ट होते हैं और एक दूसरे को फेस करते हैं। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट आर कॉल्ड लीनियर सेटलमेंट। और ऐसे सेटलमेंट को हम क्या कहते हैं? लीनियर सेटलमेंट। ये देखो एग्जांपल दिया है, ये एक लाइन में होते हैं और घर एक दूसरे को फेस करते हैं। ठीक हुई बात? यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, इसका। अब हम लोग देखेंगे चेक पॉइंट को। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट आर कॉमनली फाउंड इन रिवर वैलीज। ठीक है, देन अ सेटलमेंट इन विच हाउसेज आर बिल्ट इन अ लाइन इज कॉल्ड लीनियर सेटलमेंट। इट इज़ टेम्पररी सेटलमेंट, पीपल स्टे फॉर लॉन्ग टाइम। बिल्कुल नहीं, गलत। टेम्पररी सेटलमेंट में बच्चा थोड़े टाइम के लिए रहते हैं, लॉन्ग टाइम तक रहेंगे तो वहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट आएगा। Student, I am ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section. We'll start part 2 with interpretation and analysis of topographical sheets.